सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 3 फूल और कांटा कविता के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पाठ से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। इसमें उत्तर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? कविता में फूल और कांटे के बारे में बात की गई है। उसमें कांटे के बारे में कौन सा वाक्य कहा गया है, यह आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन, कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है। दूसरा, कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है। तीसरा, कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है। चौथा, कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है। आप देखेंगे कि कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट नहीं करता। कांटे का सुगंध से कोई लेना देना नहीं है। ना ही कांटा भौरों को आकर्षित करता है। कांटा केवल उंगलियों को छेदता है और वस्त्र को फाड़ देता है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इनमें सही रूप में व्यक्त करता है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य फूल और कांटे के बारे में कहा गया है। पहला ऑप्शन, फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। क्या है सही ऑप्शन है? सोचिए। ऑप्शन 2, फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान हैं। क्या लोग दोनों के बारे में एक जैसा सोचते हैं? ऑप्शन 3, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। क्या ये ठीक है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वह एक ही पौधे पर होते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग अलग होते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि फूल और कांटे को समान रूप से देखा जाता है, उनका पालन पोषण समान रूप से होता है, फिर भी उनके रंग, उनके ढंग, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। प्रश्न 3, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? कविता का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। ये क्या सही है कि व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है? नहीं, व्यक्ति का कुल उसके सम्मान का आधार नहीं होता। ऑप्शन 2, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही। जो जैसे कर्म करता है उसको उतना ही सम्मान मिलता है। नंबर 3 ऑप्शन, कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्तियों के गुण से बड़ी होती है। क्या ऐसा सही है? नहीं, कुल की प्रतिष्ठा व्यक्ति के गुण से बड़ी नहीं होती। ऑप्शन 4, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। ये ठीक है, क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार समाज में हमें सम्मान मिलता है। तो यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे वंश की, हमारे खानदान की, हमारे कुल की भी प्रसिद्धि होगी। इसीलिए इस प्रश्न के 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। पहला, व्यक्तियों के कार्य के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। दूसरा, यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन बड़प्पन के लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन, धन, दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। धन और दौलत से कभी भी व्यक्ति के बड़प्पन का पता नहीं चलता।
सेकंड ऑप्शन, कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्तियों की कमियों को ढक देती है। बिल्कुल गलत। कुल चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन किसी व्यक्ति की कमी को नहीं ढक सकता। थर्ड ऑप्शन, बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। बिल्कुल सही। जो जितना व्यक्ति गुणों से अच्छा होगा, स्वभाव से अच्छा होगा, कर्म से अच्छा होगा, उसी से उसकी पहचान बनेगी। यह ऑप्शन ठीक है। कुल का नाम व्यक्ति के बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। ये भी गलत है। इसमें केवल एक ही ऑप्शन ठीक है और वो है थर्ड। हो सकता है आपने समूह के साथियों ने अलग अलग एक से अधिक उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। ये उत्तर मैं आपके साथ प्रश्न के साथ ही डिस्कस कर चुकी हूं। तो इस तरह आप अपने प्रश्नों को भी, उनके उत्तरों को भी बता सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पंक्तियों पर चर्चा। अगर आपने कविता को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन पंक्तियों को भी अच्छे से देख पाएंगे और इनकी व्याख्या कर पाएंगे, इनका भावार्थ लिख पाएंगे। आइए पहली पंक्ति देखते हैं। क, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इन कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि इसमें बता रहे हैं कि प्रकृति की परिस्थितियां, जैसे बादलों का बरसना, हवाओं का बहना, फूल और कांटे दोनों के लिए समान होता है, फिर भी दोनों का स्वभाव अलग अलग सा होता है। दोनों पर एक साथ पानी बरसता है, दोनों को एक जैसी हवाएं मिलती हैं, पर फिर भी वो एक जैसे नहीं होते। जीवन की परिस्थितियां भले ही सबके लिए एक सी हो, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार, स्वभाव भिन्न हो सकता है। कवि ने फूल और कांटे का प्रतीक उपयोग करके यह संदेश दिया है कि इंसान का दृष्टिकोण और स्वभाव ही तय करता है कि वह दूसरों को फूल की तरह सुख देगा या कांटे की तरह दुख पहुंचाएगा। तो कवि यहां यही कहना चाहते हैं कि एक जैसा वातावरण मिलने पर भी, एक जैसी सुविधाएं मिलने पर भी दो व्यक्ति समान हो, ऐसा संभव नहीं है। उनके व्यवहार में भिन्नता आ सकती है और हमें दिखाई दे सकती है। सेकंड पंक्ति देखिए। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कवि यहां कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेना किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है, जब तक उसके व्यवहार में विनम्रता, दया, परोपकार और अच्छे गुण मौजूद ना हो। यदि किसी व्यक्ति में सद्गुणों की कमी है और उसके चरित्र या आचरण में महानता न दिखाई दे, तो एक श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेना भी अर्थहीन होता है। अर्थात केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। वो आपके श्रेष्ठता का प्रमाण, आपका सर्टिफिकेट नहीं देता। आपके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, दया होनी चाहिए दूसरों के लिए, परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का भला करने की भावना होनी चाहिए और अच्छे गुण होने चाहिए। तभी आप ऊंचे कुल के माने जाएंगे। अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने आचरण, गुणों और अच्छे कर्मों से ही अपने कुल की प्रतिष्ठा बनाता है। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। रावण अत्यंत ज्ञानी और शक्तिशाली होने के साथ साथ एक उच्च कुल में जन्मा था, परंतु अहंकार और अधर्म के कारण उसका विनाश हो गया। इसके विपरीत राम भी श्रेष्ठ कुल के थे, लेकिन उनके सद्गुण, उनकी सहनशीलता और धर्म पालन ने उन्हें वास्तव में महान और आदरणीय बना दिया। अर्थात हमारे गुण, हमारे कर्म हमें महान बनाते हैं। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम महान नहीं बनते। मिलकर करें मिलान। इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभावों के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए
कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक है। देखिए आंसर मैंने आपके सामने मार्क किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि फूल का व्यवहार अलग सा होता है और कांटे का अलग सा। तो फूल के व्यवहार में जो बातें हैं वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी आएगी। दया, अच्छाई, सुख, सुंदरता, कोमलता, आनंद। यहां से ये फूल के अंदर के गुण है। और दूसरे आप देखेंगे उसमें परोपकार की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है और प्रसन्नता होती है। अब कांटे की बात करेंगे तो कांटे में क्या है? कांटे में स्वार्थ है, कांटे में पीड़ा है, कठोरता है, दुख है, बुराई है। ये सभी गुण जो हैं ये कांटे के हैं। सोच विचार के लिए कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। प्रश्न 1, कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं? आपको ऐसी बातें लिखनी है जो सभी पौधों में आप देख पाते हैं। पहला पॉइंट, सभी का एक ही धरती पर जन्म लेना, सभी का जन्म एक ही धरती पर हुआ है। दूसरा पॉइंट, रात में चांदनी का सभी पर समान रूप से गिरना, रात पर चांद की जो चांदनी होती है वो सभी पौधों पर समान रूप से गिरती है। नंबर 3, बादलों का हर पौधे पर एक सा बरसना, बादलों से जब बारिश होती है तो वो किसी भी पौधे में भेदभाव नहीं करते, सभी पौधों पर एक समान बारिश होती है। चौथा, हवा का सभी को बराबर मिलना, सभी को ठंडी हवा, शीतल हवा एक समान मिलती है। ये सभी बातें सभी पौधों को समान रूप से मिलती हैं। प्रश्न 2, आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई देता है? फूल कोमल, सुखदायक, सुगंधित और प्रेमपूर्ण स्वभाव वाला होता है। फूल जो होता है वो कोमल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। सुखदायक, जिसको देख के हमें खुशी मिलती है, जो खुशबू देता है। सुगंधित और प्रेमपूर्ण, प्रेमपूर्ण उसको देख के लगता है कि उसका प्रेमपूर्ण स्वभाव है, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। जबकि इसके विपरीत कांटा कठोर, कष्टदायक और अहंकारी प्रवृत्ति का माना जाता है कि वो कष्टदायक है, सबको कष्ट पहुंचाता है, सबको चोट पहुंचाता है और वह अहंकारी प्रवृत्ति का है। तीसरा प्रश्न, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है? उसे पहचानिए और अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति का स्वभाव ही उसको महान और तुच्छ बनाता है। हमें फूल की तरह विनम्र, सेवा भाव से युक्त और दूसरों के लिए सुखदायक बनने का प्रयास करना चाहिए, न कि कांटे की तरह जो केवल पीड़ा और कष्ट देता है। किसी का कुल, जाति और परिस्थिति नहीं, बल्कि उसका आचरण, श्रेष्ठ स्वभाव और अच्छे कर्म ही उसकी वास्तविक पहचान बनाते हैं। अर्थात किसी का कुल किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बना सकता, उसका व्यवहार, उसका कर्म ही उसकी पहचान बनाते हैं। यही चीज हमने इस कविता से सीखी है। प्रश्न 4, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर? उदाहरण देकर समझाइए। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि कुल की प्रतिष्ठा तभी सार्थक होती है जब व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्मों से बड़प्पन दिखाए। अर्थात केवल कुल अच्छा होने से, बड़ा कुल होने से कुछ नहीं होता, आपके स्वभाव, आपके कर्म बड़े होने चाहिए। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र और कुरु वंश का राजकुमार था, अर्थात बहुत बड़े कुल का था, परंतु अपने अहंकार, द्वेष और अधर्म पूर्ण व्यवहार के कारण निंदनीय माना गया। अर्थात वह इतना गलत व्यवहार किया उसने, जिसके कारण हमेशा उसकी निंदा की गई। अर्थात हमें अपने व्यवहार, अपने स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं?
और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। लोग उन व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं जो फूल की तरह विनम्र, दयालु, हितकारी, सुखदायी स्वभाव वाले होते हैं। अर्थात जो दूसरों का भला करना जानते हैं, जो दूसरों को सुख देना जानते हैं, सब उन्हीं की प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत वे उन लोगों से दूरी रखना पसंद करते हैं जो कांटे की तरह कठोर, स्वार्थी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, लोग उनकी केवल निंदा करते हैं, वो हमेशा निंदनीय होते हैं। अनुमान और कल्पना। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देते हैं अपनी कल्पना के आधार पर। आपने जो पाठ पढ़ा है उसी के आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कल्पना कीजिए, चांदनी, हवा, मेघ केवल एक ही पौधे पर बरसते हैं। बाकी पौधे इन सब के बिना कैसे दिखेंगे? इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। अगर किसी भी पौधे को चांदनी, हवा और बारिश नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वो कमजोर हो जाएगा, ठीक से बढ़ नहीं पाएंगे, उनकी पत्तियां सूखने लग जाएंगी, वो प्यास में तड़पते रहेंगे, उनकी मिट्टी सूख जाएगी और अंत में उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस उत्तर को आप इस प्रकार लिखेंगे, यदि पौधों को चांदनी ना मिले तो वे अहंकार में रहकर मुरझाने लगेंगे, क्योंकि रात में चंद्रमा की शीतल किरणें उन्हें ताजगी देती है। हवा न मिलने पर पौधे ठीक से बढ़ नहीं पाएंगे, वे कमजोर होकर कुम्हलाने लगेंगे और उनकी पत्तियां सूखकर गिरने लगेंगी। मेघों के जल के बिना पौधे प्यास से तड़प जाएंगे, उनकी मिट्टी सूख जाएगी और उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। इन सब के अभाव में अन्य पौधे भी मुरझाएंगे और उनकी जीवन शक्ति कम होती नजर आ जाएगी। अर्थात पौधे सूखकर अंततः अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती? उत्तर देखिए, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो हर जगह एक ही प्रकार की पत्तियां, रंग और सुगंध वाले फूल दिखाई देते। ऐसी एक रूपता से दुनिया नीरस और उबाऊ लगती, क्योंकि देखने में वो अच्छा नहीं लगता। ना ही किसी विविधता होती, ना कोई नया आकर्षण। मनुष्य को प्रकृति से प्रेरणा मिलना भी कठिन हो जाता और उसका जीवन भी प्रेरणाहीन हो जाता। अर्थात जीवन में अलग अलग दिखना, अलग अलग होना भी जरूरी होता है। यदि सब कुछ एक समान होगा तो उसमें एक रास्ता आ जाएगी और जीवन का व्यक्ति आनंद नहीं ले पाएगा। प्रश्न 3, यदि कांटे ना होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता? देखिए, कांटे जो होते हैं उनका स्वभाव बेशक कठोर हो, उन्हें कष्टदायक कहा जाता है, लेकिन कांटे पौधों की रक्षा करते हैं। अगर कांटे ना हो तो कोई भी फूलों को जल्दी नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा, कोई भी जानवर आकर खा जाएगा, और यदि कांटे हैं तो वह उसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जानवर हो या व्यक्ति सभी कांटों की चुभन से डरते हैं। उत्तर देखिए, कांटे पौधों के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। यदि हर पौधा केवल फूलों से भरा होता और कांटे ना होते तो उनकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं बचता। पशु पक्षी आसानी से उन फूलों को नुकसान पहुंचा देते। विशेषकर रेगिस्तान या कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, क्योंकि वहां कांटे ही उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। प्रश्न 4, कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है, उनके बीच में कैसा संवाद होगा? तितली कांटे से मित्रता कर रही है। देखिए कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि तितली कांटे से दोस्ती क्यों करेगी, क्योंकि तितली तो डरती है कांटे से, कांटे के पास जाने से। आइए संवाद देखते हैं। तितली, कांटे भैया, आज तो बहुत खूबसूरत धूप खिली है, लेकिन आप तो हमेशा की तरह वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कांटा, तितली बहन, मैं तो ऐसा ही हूं, तुम्हारी तरह रंग बिरंगा और मुलायम बनना मेरे नसीब में कहां। तितली, अरे नहीं भैया, ऐसा मत सोचो, तुम्हारे बिना तो फूलों की रक्षा ही नहीं हो पाएगी। कांटा, सच? मुझे तो लगता है सब लोग मुझसे डरते हैं। तितली,
तुम्हारा बाहरी रूप भले कठोर हो, लेकिन भीतर भी जीवन के लिए प्रेम है। तुम तो फूलों के सच्चे रक्षक हो, क्योंकि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। कांटा, नमस्कार। धन्यवाद तितली बहन, तुम्हारी बातों से मन खुश हो गया। तो फिर आज से हम दोस्त। तितली, बिल्कुल, क्यों नहीं, आज से हम दो पक्के दोस्त हैं। इस प्रकार तितली और कांटे के बीच में संवाद हो सकता है। आप इसके अलावा भी अपनी तरफ से भी संवाद लिख सकते हैं, क्योंकि यह ओपन आंसर क्वेश्चन है, तो आप इसमें अपने मन के उत्तर, अपनी कल्पनाओं से उत्तर भी लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न और पांचवा प्रश्न। कल्पना कीजिए कि आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे? कारण सहित उत्तर दीजिए। देखिए, बहुत ही स्पष्ट है इसका उत्तर। कोई भी कांटे की तरह नहीं बनना चाहेगा, सभी फूलों की तरह बनना चाहेंगे और उसी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहेंगे। मैं फूल और कांटे दोनों के गुण अपनाना चाहूंगी। देखिए, ये दोनों के गुण चाहती हैं, क्योंकि फूल हमें कोमलता, मधुरता, प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं, वहीं कांटे हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कैसे दृढ़ रह सकते हैं। वे हमें मजबूत बनना और चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। तो कांटे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अपने जीवन में, और फूल भी हमें बहुत कुछ अपने जीवन में सिखाते हैं। इस प्रकार हम दोनों के गुण लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कांटों के बिना फूल भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूं आपको पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ आए होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।